अस्सलाम वालेकुम। आज का मेडिसिन लेक्चर है वेगनस ग्रैन्युलोमेटोसिस के बारे में। इसको हम ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पोलिएंजाइटिस बी कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ वैस्कुलिटिक सिंड्रोम। Let's start with a sample case. So, there's this patient Sarah who's 34-year-old female. She presents with a 6-month history of persistent fatigue, joint pain, recurrent sinus infections. Despite initial attributions to her busy schedule, symptoms persisted, prompting medical evaluation. Medical exam revealed tender, swollen joints and signs of sinusitis. Lab investigations demonstrated elevated inflammatory markers and a high titer of C-ANCA on ANCA testing. Imaging studies confirmed sinus inflammation and pulmonary nodules. Now let's get started. सो कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसका पुराना नाम वेगनर्स ग्रैन्युलोमेटोसिस है, लेकिन न्यूअर नेम और प्रोबेबली आपके एग्जाम में जिस तरह से इसको पूछा जाएगा दैट इज़ ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पोलिएंजाइटिस, एब्रीविएटेड GPA। ठीक है। द सेकंड नेम इज़ लाइक दिस बिकॉज इसमें थोड़ा सा इसकी पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन किया हुआ है नाम में। सो बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द वैस्कुलिटिक सिंड्रोम्स। ये रेयर मल्टी सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसकी इटियोलॉजी इतनी क्लियर नहीं है। एंका एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस कुछ होते हैं, ये उस कैटेगरी में फॉल करती है। स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस है। तो अगर आपको वैस्कुलाइटिस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो तो हम इसको सिंड्रोम्स जो वैस्कुलिटिक होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस। तो ये वाला जो है वो स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस है। अगर हिस्टोलॉजिकली बात करें तो जब आप इन इन्फ्लेम्ड वेसल्स को देखते हैं तो नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे, और यूजुअली आर्टीरियोल्स, वेन्स और कैपिलरीज को इन्वॉल्व करती है बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा ये स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस है, तो ये आर्टीरियोल्स, वेन्स और कैपिलरीज को इन्वॉल्व करेगी। इसमें जो मेन मैं आपको एग्जाम टिप दे सकती हूँ, जो कॉन्सेप्ट दे सकती हूँ कि इस लाइन को आप याद रख लें कि ये नेजोफेरिंक्स, लंग्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनको और किडनीज को एंड ऑफ कोर्स वेस्कुलाइटिस है तो वेसल्स को, इन सबको ये इन्वॉल्व करेगी। तो जब आप पेशेंट के केस देखते हैं तो इन लुक आउट फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स। क्या मैंने कहा? नेजोफेरिंग्स, लंग्स यानी कि आपका अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किडनीज एंड वेस्कुलाइटिस सिम्टम्स। सो इटियोलॉजी पे थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कॉज अननोन है, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर अ फ्यू थियरीज। एक हाइपोथेसिस है कि स्टेफ ऑरियस की कॉलोनाइजेशन जो होती है इट माइट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी इन सम पेशेंट्स। फिर कुछ जीन्स हैं उनको स्टडी किया जा रहा है कि उनका एक रोल नज़र आ रहा है इसमें। उसमें PTPN22 एंड CTLA4 एंड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स जो हैं उसमें देखा गया है कि इन लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है टू डेवलप दिस। It is now widely presumed that ANCAs are responsible for the inflammation in GPA. पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है, क्यों ये होता है? इफ़ यू डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट अबाउट एंकाज तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एंका जो है वो एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में जो है उसमें वहाँ पे इनके एंटीजन्स होते हैं, ये उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं। जो एंका एंटीबॉडीज़ जो है प्रोटीनेज 3 के अगेंस्ट बनी होती हैं। दोज आर कॉल्ड सी एंका, राइट? साइटोप्लाज्मिक होती हैं क्योंकि प्रोटीनेज 3 की डिस्ट्रीब्यूशन साइटोप्लाज्म में होती है। द अदर टाइप ऑफ एंका इज पी एंका जो कि पेरी न्यूक्लियर होता है और वो माइलोपेरोक्सीडेज के अगेंस्ट बनी होती है। एनीवे, इस वैस्कुलाइटिस में माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में आपको नज़र आएगी ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन, पुअरली फॉर्म्ड ग्रैन्युलोमास, निक्रोसिस एंड मेनी जाइंट सेल्स। ठीक है। एंका टेस्टिंग से हमें ये पता लगता है कि सी एंका पॉजिटिव होते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स, और इसका बेसिकली ये मतलब है कि ये वाली एंटीबॉडीज़ न्यूट्रोफिल्स को जब डैमेज करती हैं तो वो एडहियर करते हैं और डीग्रैन्युलेट करते हैं एंडोथेलियल सेल्स पे, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है एंड दैट्स हाउ द वेसल इज गेटिंग डैमेज्ड।
व्हाट आर द सिम्पटम्स? तो बेसिक मैंने आपको बताया था, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किडनी एंड वैस्कुलाइटिस, राइट? इसको ज़हन में रखना है, मेन सिम्पटम्स यहाँ के होते हैं। बाकी ये कि कोई भी वैस्कुलाइटिस हो तो एक इन्फ्लेमेटरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स होते हैं ना सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन के, वो होंगे। वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सो सिस्टम वाइज और जनरल होते हैं, बाकी भी सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इन तीनों के अलावा, लेकिन विल डिस्कस देम वन बाय वन। सो जनरल सिम्टम्स में फीवर, नाइट स्वेट्स, फटीग, लिथार्जी, मलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस। जैसे कि आपको पैथोलॉजी से पता होगा कि जब भी इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन होती है और तो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, और ये साइटोकाइंस हाइपोथैलेमस में जाके, लिवर में जाके एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स और फीवर और जो सेशाइटी और हंगर वाले सेंटर्स होते हैं उनको मुतासर करके ये सारे रेंज ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं, लेकिन दे आर एटलीस्ट टेलिंग यू कि कोई ना कोई सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, राइट? तो पेशेंट आपके साथ इन वेग सिम्टम्स के साथ आ सकता है। फिर ऑप्थेल्मिक मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं, सच एज कंजंक्टिवाइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, यूवियाइटिस, ऑप्टिक नर्व वैस्कुलाइटिस, रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, nasolacrimal duct occlusion and proptosis. ENT मैनिफेस्टेशंस, उसमें क्रॉनिक साइनोसाइटिस 67% केसेस में आपको नज़र आएगा। उसके अलावा राइनाइटिस, एपिस्टैक्सिस, समटाइम्स जो नेज़ल सेप्टम जो होता है वो डैमेज हो रहा होता है और सैडल नोज़ डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है। सीरियस ओटाइटिस मीडिया और हियरिंग लॉस हो सकता है। स्ट्रॉबेरी गिंगिवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, स्ट्राइडर हो सकता है। एंड ऑल ऑफ दिस इज़, एज़ यू नो, ईएनटी सिस्टम सारा आपस में कॉन्टिन्यूअस होता है, तो जब इन्फ्लेमेशन एक से दूसरी जगह पे बड़ी रैपिडली स्प्रेड हो सकती है। सो दैट्स द रीज़न व्हाई ऑल दीज एरियाज आर इन्वॉल्व्ड। फिर आ जाती है पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है, आहिस्ता आहिस्ता वर्स भी हो सकती है और सडनली बहुत सीवियर और फल्मिनेंट भी हो सकती है। स्टेटिस्टिकली मैंने इसमें डाले हैं कि पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट 71% पेशेंट्स में होते हैं, 34% पेशेंट्स में कॉफ होता है, 18% में हेमोप्टिसिस होता है, 8% में चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, 7% में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, 5 to 45%, व्हाट अ बिग रेंज, डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज हो सकता है ड्यू टू एल्वियोलर कैपिलराइटिस, एटेलेक्टेसिस हो सकता है विद डलनेस ऑन परकशन, डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स एंड क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन। चेस्ट एक्सरे के ऊपर यू माइट सी लंग नोड्यूल्स एंड कैविटेशंस। मस्कुलोस्केलेटल में यही मायल्जिया, आर्थ्रैल्जिया वगैरह हो सकते हैं, आर्थराइटिस भी हो सकता है। रीनल मैनिफेस्टेशंस में आए तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है 2 तरह का। अगर वो माइल्ड है तो वो पेशेंट प्रोबेबली प्रोटीनयूरिया, हीमाचूरिया उसका हो सकता है, और वो इसलिए क्योंकि फोकल सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। लेकिन अगर ये सिवियर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जिसको क्रेसेंटेरिक रीनल फेलियर कहते हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है ये, और इसमें पेशेंट आपका डायरेक्ट रीनल फेलियर के साथ आएगा, ठीक है? जो क्रेसेंटेरिक नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है उसमें आप देखेंगे कि यूरिनरी सेडिमेंट विद मोर देन 5 आरबीसीज पर हाई पावर फील्ड और एरिथ्रोसाइट कास्ट हो सकते हैं। किडनी डिजीज 17% पेशेंट्स में इनिशियल डायग्नोसिस के वक्त होती है। किडनी फेलियर तकरीबन 11% में होता है एट प्रेजेंटेशन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको कहा ये वैस्कुलाइटिस है स्मॉल वेसल्स का, तो जो आपकी जो नर्व्स होती हैं उनकी जो ब्लड सप्लाई होती है जिसको वेसा नर्वोसम कहते हैं, जब उनका वैस्कुलाइटिस उनको इन्वॉल्व कर लेता है तो मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स होता है, मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसमें सेंसरी, मोटर, पॉलीन्यूरोपैथी, क्रेनियल नर्व पैल्सी, सीएनएस मैनिफेस्टेशंस, बहुत कुछ हो सकता है। स्किन मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे जो आपके स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस होते हैं उसमें यू मस्ट रिमेंबर डर्मेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो की वर्ड एग्जाम में जो यूज़ होता है दैट इज़ पैल्पेबल पर्परा, ठीक है? पर्परा की और भी रीज़न्स होती हैं, लेकिन जो पैल्पेबल पर्परा है ना, वो देख के, वो सुन के आपके ज़हन में सबसे पहले वैस्कुलाइटिस आना चाहिए, ठीक है? तो पैल्पेबल पर्परा इज़ द मेन थिंग। स्किन अल्सर्स हो सकते हैं और होल रेंज ऑफ डिफरेंट स्किन मैनिफेस्टेशंस आर देयर, लाइक पेटिकाई, वेसिकल्स, पस्ट्यूल्स, हेमोरेजिक बुलाई, लिविडो रेटिकुलरिस, डिजिटल नेक्रोसिस, सब अंगुल स्प्लिंटर हेमरेजेस, जेनिटल अल्सर्स वगैरह, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। एडिशनल फाइंडिंग्स में कि हार्ट और जीआई सिस्टम हो सकते हैं लेकिन दे आर नॉट यूजुअली अफेक्टेड। अगर हार्ट इन्वॉल्व्ड है तो पेरिकार्डियल रब हो सकता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है।
जीआई इन्वॉल्वमेंट है तो प्रोबेबली एब्डोमिनल पेन होगी बिकॉज ऑफ स्प्लैंक्निक वैस्कुलाइटिस। अच्छा, अब एज अ डॉक्टर आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है? आपने पहले तो बेसलाइन करानी है, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी। क्यों कराना है? आपका सीआरपी, ईएसआर रेज्ड आएगा और चेस्ट एक्सरे के ऊपर लंग की फाइंडिंग्स ऑब्वियसली आएंगी। रीनल फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है टू सी रीनल इन्वॉल्वमेंट। सी एंक का एज यू नो कि बहुत सारे केसेस में सी एंक का पॉजिटिव आता है, 90 to 95%। ठीक है, तो ये भी कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रूमेटॉइड फैक्टर बायोप्सी भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ आई टेल यू व्हाई। बेसिकली जो पॉजिटिव, अच्छा बाय द वे, जो पॉजिटिव सी एंक का होता है ना, वो डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है लेकिन डायग्नोस्टिक नहीं है। ठीक है, नेवर से दैट सी एंक का इज डायग्नोस्टिक, क्योंकि सी एंक का नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, द ओनली वे टू कंफर्म द डायग्नोसिस इज बाय परफॉर्मिंग अ बायोप्सी ऑफ एन इन्वॉल्व्ड ऑर्गन। ठीक है, और उसमें आप डेमोन्स्ट्रेट कर लेंगे वेस्कुलाइटिस एंड ग्रैन्युलोमास। Rheumatoid factor is positive in like two-thirds of patients. Inflammatory markers almost always elevated होते हैं। सीबीसी के ऊपर commonly mild normochromic normocytic anemia मिलेगा 50% ऑफ पेशेंट में। ल्यूकोसाइटोसिस भी हो सकता है जिसमें प्रिडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे। चेस्ट रेडियोग्राफी एंड सीटी स्कैनिंग, सबसे कॉमनली यू कैन सी नोड्यूल्स जो कि डिफ्यूज होते हैं टिपिकली और 50% कैविटेटेड होते हैं। alveolar opacities, atelectasis, obstructive pneumonia with bronchial caused by bronchial stenosis, ये भी हो सकता है। सीटी स्कैन के ऊपर कंसोलिडेशन, पैची या डिफ्यूज ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हो सकते हैं। एडिशनल सीटी स्कैन फाइंडिंग्स इंक्लूड स्टेनोसिस ऑफ द लैरिंग्स, अगर लैरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट है, या जो सेगमेंट्स हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्वॉल्व हैं उनकी फाइंडिंग्स आ सकती हैं। अदर स्टडीज़ में साइनस सीटी स्कैनिंग हो सकती है साइनस डिजीज़ के लिए, पल्मोनरी टेस्टिंग हो सकती है, ब्रोंकोस्कोपी हो सकती है। बायो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में हो, लेकिन दीज आर पॉसिबल ऑप्शंस। बायोप्सी इज़ ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक। ये क्राइटेरिया है फॉर ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, तो यू कैन चेक दिस आउट। हिस्टोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा कि बायोप्सी के ऊपर नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमास होते हैं विद एडजेसेंट नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइटिस। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? वन लाइनर अगर मैं कहूँ तो स्टीरॉइड्स और साइक्लोफॉस्फेमाइड, लेकिन थोड़ी सी अगर हम डिटेल में जाएं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रीटमेंट जो होता है वो डिवाइड होता है इनटू टू फेजेस, राइट। पहले हम रिमिशन इंडक्ट करते हैं, हम चाहते हैं पेशेंट रिमिशन में चला जाए, और उसके बाद उस रिमिशन को हम मेंटेन करते हैं। सो देयर इज इंडक्शन ऑफ रिमिशन and then there is maintenance of remission. Also you need to consider कि क्या ये डिजीज सिवियर है या लिमिटेड है। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग होता है। तो अर्ली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम एंड ऑर्गन डैमेज से पेशेंट को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर प्रोटीन यूरिया हीमाचूरिया शुरू हो गया है तो किडनी बहुत रैपिडली अपना फंक्शन डिटीरियोरेट कर सकती है इवन विद इन वीक्स। ठीक है, तो इंडक्शन थेरेपी जो होती है उसमें हम देखते हैं कि माइल्ड डिजीज़ है या सिवियर डिजीज़ है। माइल्ड किस चीज़ को हम कहेंगे कि अगर किडनी डिसफंक्शन नहीं है या कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इशू नहीं है तो ये माइल्ड है, और अगर सिवियर डिजीज़ है, कोई लाइफ या ऑर्गन थ्रेटनिंग डिजीज़ है, तो हम कहेंगे ये सिवियर है, सच एज रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या पल्मोनरी हेमरेज। प्लाज्मा एक्सचेंज जो होता है डज नॉट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एंड स्टेज यूरिनल डिजीज और डेथ इन सिवियर एंका एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस। रिमिशन किस तरह से हम इंड्यूस करते हैं? So the approach is you can give cyclophosphamide with glucocorticoids, or you can give rituximab with glucocorticoids, or you could just give low dose glucocorticoids. Methotrexate दे सकते हैं with high dose glucocorticoids in non-organ threatening or non-life threatening GPA. Plasma exchange can be considered in patients with rapidly progressive kidney disease अगर उनका creatinine 5.65 से ज़्यादा है, in order to preserve kidney function, or in patients who are not responding to recommended remission induction therapies. अब थोड़ी सी ये वाली थेरेपीज हम डिस्कस करते हैं। रिटुक्सीमैब विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बेसिकली रिटुक्सीमैब आपको पता है एक बी सेल डिप्लीटिंग एंटीबॉडी है। It is FDA approved in combination with corticosteroids, prednisolone 1 milligram per kg OD for the treatment of GPA and microscopic polyangiitis.
Studies demonstrate that rituximab is as effective as cyclophosphamide for remission. Clinical trial also demonstrated that rituximab is more effective than cyclophosphamide for treating relapses. Okay, the second combination is cyclophosphamide with prednisolone. इसमें भी 90% जो पेशेंट्स होते हैं में रिमिशन इंड्यूस हो जाता है व्हेन यू गिव देम प्रेडनिसोलोन 1 mg/kg per day plus cyclophosphamide 2 mg per kg per day orally with adjustment required for acute or CKD and patients older than 70. So you can see this regimen. The important thing here is whenever cyclophosphamide and rituximab are used, you must, bear in mind कि pneumocystis jirovecii का prophylaxis देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि ये पेशेंट्स पर्टिकुलरली बहुत प्रोन होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए। फिर हम मेंटेन करते हैं रिमिशन को जब ये एक दफ़ा हो जाए एंड दैट ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 18 months और लॉन्गर। तो यू कैन डू दैट विद azathioprine, methotrexate, leflunomide, rituximab and mycophenolate mofetil. लिमिटेड डिजीज़, सो इसमें जनरलाइज नॉन ऑर्गन थ्रेटनिंग डिजीज में रिमिशन आप दे सकते हैं विद methotrexate and corticosteroids where the steroid dose is reduced after a remission has been achieved and methotrexate is used as maintenance therapy. ट्रीटमेंट मेजर्स अगर लोकलाइज जीपीए है फॉर एग्जांपल नोज या साइनसेस इन्वॉल्व हैं तो नेजल इरिगेशन, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अगर नेजल सेप्टम परफोरेट हो गया तो ऑब्वियसली सर्जिकल रिपेयर इज रिकमेंडेड। सिवियर डिजीज के केस में you induce remission with rituximab or cyclophosphamide in combination with high dose steroids. Plasmapheresis भी दे सकते हैं for very severe manifestations of GPA such as diffuse alveolar hemorrhage and rapidly progressive glomerulonephritis. The use of plasmapheresis in those with GPA and acute kidney failure might reduce progression to end-stage kidney disease at 3 months. कॉम्प्लिकेशंस क्या है? एंड स्टेज रीनल डिजीज हो सकती है, क्रॉनिक पल्मोनरी डिसफंक्शन हो सकता है, हियरिंग लॉस, डिस्ट्रक्टिव साइनस डिजीज, सैडल नोज डिफॉर्मिटी, परफोरेशन ऑफ द नेजल सेप्टम, प्रोप्टोसिस, ब्लाइंडनेस, दीज आर ऑल पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस वैस्कुलाइटिस। मोर्टेलिटी, अगर तो ये सिवियर है और अनट्रीटेड है तो 90% से ज़्यादा मोर्टेलिटी है, ठीक है। हिस्टोरिकली जो पेशेंट्स हैं विद अनट्रीटेड जीपीए इनका सर्वाइवल है तकरीबन 5 months फ्रॉम डायग्नोसिस। The mortality rate was 82% at 1 year. The introduction of corticosteroids prolonged survival by only 7.5 months. The most common cause of death is infection, respiratory and kidney failure, malignancy, and cardiovascular events. Patient education बहुत important है. Patients with GP and their families must be educated on the seriousness as well as the nature of the disease, potential risks and adverse effects not only of the disease but also of the medication that they will be given. प्रोग्नोसिस इसका बहुत अच्छा नहीं है, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो 80% मोर्टेलिटी है in 1 year और इसके relapses common है. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. I'll be back with more videos. Allah Hafiz.